हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूँ। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चल रही है हम लोगों की। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर अप किए थे, फिर उसके बाद कूलम्स लॉ पढ़ाया था मैंने, फिर गॉस लॉ, उसके एप्लीकेशंस के बाद उसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कवर अप करने के बाद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर में मैंने कुछ चीजें समझाई थी, जैसे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, और हम लोगों ने एक छोटी सी बेसिक डेरिवेशन की थी पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पे मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि अगर मैं कंडक्टर्स में अलग अलग वेरिएशंस करूं तो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी कैसे आती है। पहला हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। यहां पे मैंने एक चार्ज कंडक्टर ले रखा है और उसके लिए मैं समझाने जा रहा हूं कि कैपेसिटेंस कितनी आने वाली है या पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे पास कंडक्टर के लिए आएगी वो कितनी आएगी उसको देखते हैं। तो लेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर सी विद द टोटल चार्ज, मतलब कि एक मेरे पास कंडक्टर है, उसके टोटल जो चार्जेस हैं Q और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो C है। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है कैपेसिटेंस का वो होता है V इक्वल टू Q अपॉन C। तो अगर मैंने लेक्चर पीछे का बताया तो उसमें याद रखना था कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। तो C इक्वल टू Q अपॉन V हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहां से पोटेंशियल निकाल लूं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा V इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहां से देखो कि V इक्वल टू Q अपॉन C हम लोगों ने क्या गेट कर लिया, पोटेंशियल। अब बात करते हैं, सपोज अगर मैंने कुछ चार्जेस dq इंफिनिटी से कंडक्टर के पास लेके आया तो मेरे पास जो वर्क डन होगा उसको करने का वो dw होगा, मतलब स्मॉल वर्क डन। और स्मॉल वर्क डन होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, उसका स्मॉल होगा। देन आफ्टर दैट हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, v dq। नाउ इसको मैं रिलेट करूंगा तो v की जगह मैं q अपॉन c रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, q अपॉन c dq। तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं, तो इंटीग्रेट करेंगे इस वैल्यू को। तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो वर्क डन मैं कर रहा हूं कंडक्टर को चार्ज करने का वो 0 से q पे है। मतलब क्या हुआ इसका कि जब स्टार्टिंग में कंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट हुआ होगा तो उसकी वैल्यू 0 रही होगी, आफ्टर सम टाइम वो q हो गई। तो मुझे टोटल जो वर्क डन निकालना है वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट। तो मैंने ये चीज समझा रखी है कि जब भी हम लोगों को कंप्लीट कोई चीज को गेट करना होता है तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, W इक्वल टू 1 अपॉन C, कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर ले लो और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 0 से Q तक, दैट इज योर dQ। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग किसका करने वाले हैं, Q का। अब Q का इंटीग्रेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज जो वैल्यू है वो वेरी हो रही है Q के रिस्पेक्ट में। Q के रिस्पेक्ट में हमारी बात करता हूं तो ये देखो जो चार्जेस हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। कैपेसिटेंस तो उसका फिक्स रहेगा ना, कैपेसिटेंस तो साइज पे डिपेंड करता है, साइज में चेंज नहीं कर रहा हूं, इट मींस की वैल्यू चेंज में क्या हो रहा है, सिर्फ चार्जेस चेंज हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे चार्जेस जो थे वो 0 थे, फिर आफ्टर सम टाइम वो चार्जेस कितने हो गए, Q। तो दिस विल बी योर लोअर लिमिट एंड दिस विल बी योर अपर लिमिट। नाउ इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दैट इज योर xn प्लस 1। जब भी हम लोग किसी वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है उसको x की पावर n, जो उसका पावर होता है उसको एक वैल्यू बढ़ाते हैं और उसी से एक n प्लस 1 से हम लोग उसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो दिस योर इंटीग्रेशन, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द वेरिएबल इंटीग्रेशन। अगर एक सिंपल से वेरिएबल इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 1 हो, 2 3 4 स्क्वायर भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है, 4 एंड 5 सो ऑन, डिपेंड करता है हम लोगों ने वेरिएबल हमें क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है उसकी पावर देखो 1 है, पावर इसकी तो 1 है। तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू पुट करूंगा तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन के टर्म्स में, देख लो इस चीज को। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वहां पे मैं q की जगह x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, q पुट कर रहा हूँ। q की वैल्यू अगर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। इंटीग्रेशन है, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो q की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, n प्लस 1, और मैं q को 1 प्लस 1, मतलब n की जगह मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। तो मेरा q क्या आ जाएगा, दैट इज q स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई q को सॉल्व करने के बाद। आफ्टर दैट इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, w इक्वल टू 1 अपॉन हाफ q स्क्वायर अपॉन c। तो हमारा जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे चार्जेस ट्वाइस टाइम हो रहे हैं और मेरे पास कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इसका इनवर्स में जा रहा है। नाउ दिस वर्क इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। ये हमारे पास वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा u इक्वल टू हाफ
क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो अगर मैं क्यू स्क्वायर की जगह सीवी लिख दूं, क्यू स्क्वायर की जगह मैं सीवी अप्लाई कर दूं, जो फॉर्मूला पीछे मैंने ये बता रखा है दैट इज योर सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी से, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं डिराइव करूंगा तो यहां पे होगा क्या कि ये बन जाएगा क्यू इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू की जगह मैं क्या रख रहा हूं सीवी, तो ये बन जाएगा सीवी का होल स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगी वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी आएगी, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई किस चीज के लिए, एक चार्ज कंडक्टर के लिए। तो चार्ज कंडक्टर में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसका फॉर्मूला याद अच्छे से रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो वो होता है U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर और यूनिट उसकी कितनी होती है, जूल। तो ये वैल्यू अच्छे से समझनी है। अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत, क्योंकि ये बोर्ड्स में कई बार पूछी जा चुकी है, ये और इसके आगे वाली जो डेरिवेशन है जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक में पुट करेंगे उसको, तो दोनों डेरिवेशन। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं पहली बार कैपेसिटेंस किस चीज का, कैपेसिटर का। इससे पहले तो हम लोगों ने कंडक्टर के लिए बात की जो स्फेरिकल शेप में था, बट यहां पे जब मैं कंडक्टर लूंगा तो कंडक्टर के टर्म्स में कैपेसिटर के टर्म्स में मेरे पास कैपेसिटेंस कितनी आएगी इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। तो लेट मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट ये है, दैट इज प्लेट 1 बोल सकते हैं उसको P1 और उसको प्लेट 2 बोल सकते हैं हम लोग। प्लेट 1 पे जो चार्जेस हैं प्लस के हैं और प्लेट 1 के वजह से जो चार्जेस प्लेट 2 पे बनेंगे वो इंड्यूस होके बनेंगे, दैट विल बी योर नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जो मूव करेगी वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि हायर टू पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव से जाएगी इस तरफ जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू दिस डायरेक्शन, नेगेटिव के लिए। बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला है, डी। तो डी हमारे पास उसकी डिस्टेंस है, प्लेट का जो एरिया है उसको ए बोल दिया है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। डायग्राम बहुत अच्छे से समझने की अगर डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो डेरिवेशन करने में इजी रहता है। इस वजह से डायग्राम पे ज्यादा फोकस किया करो कि डायग्राम बोल क्या रहा है। अगर डायग्राम देख के तुम्हें बेसिक चीजें समझ में आ रही है जैसे क्यू ई डी और ए क्या, तो समझ लो कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, अब रिवाइज पीछे से अच्छे से कर रहे हो। नाउ अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैपेसिटर प्लेट्स के ई, तो इलेक्ट्रिक में फील्ड मेरे पास जो कैपेसिटर ई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। मैंने पीछे बता रखा है कि सिग्मा यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा यहाँ पे हमारा शो करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सरफेस चार्ज डेंसिटी किस चीज की, प्लेट्स की। जो प्लेट्स पे बहुत सारे चार्जेस हैं उसको मैं किस चीज से शो कर रहा हूँ, सिग्मा से। और के एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी, मतलब कि जो हमारे पास परमिटिविटी होगी उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नाउ द चार्ज ऑन ईच प्लेट विल बी क्यू, जो टोटल चार्ज दोनों प्लेट्स एक चार्ज पे होगा कितने होंगे, क्यू, एंड एरिया उसका ए है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी, ई इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया, थोड़ा सा ऑल एलोबरेट कर दिया मैंने इस चीज को, सिग्मा की वैल्यू को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज चार्ज पर डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, सरफेस डेंसिटी। जो प्लेट के ऊपर है चार्जेस बहुत सारे हैं, तो उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करोगे तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। पहली इक्वेशन इसको मान लेते हैं। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में, जो वो कितनी होगी, V होगी। क्यों होगी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, हमें पता है E इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन डी। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू ई डी। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के बीच में उसको मैं लिख लूंगा V इक्वल टू ई डी। अब यहाँ पे मैं E की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास है वो E की जगह यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ फॉर्मूला। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इक्वल टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये वैल्यू क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे चार्ज की कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V। तो यहाँ पे मैं C इक्वल टू Q अपॉन V को क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे V की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा। जब V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट हमारे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इस चीज को थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहते हो तो मेन फॉर्मूला हमारे पास ये बन चुका है। मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
डी। मतलब हमारा कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? ए पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक पॉइंट समझाया था कि कैपेसिटेंस हमारे पास डिपेंड करता है एरिया पे, मतलब कि साइज कितना है कैपेसिटर का वो ये डिसाइड करेगा कि उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने इस चीज को प्रूफ करके बताया तो यहाँ पे भी सेम वही आ रहा है कि सी हमारा किस चीज पे डिपेंड करता है? एरिया पे, मतलब कि प्लेट्स का एरिया कितना है वो ये डिसाइड करेगा कि उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी है। और डी हमारा क्या है? डी हमारे पास, मैंने जब ये चीज समझाई थी कि कैपेसिटेंस हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/d के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। तो इस चीज को यहाँ पे देखो, प्रूविंग में भी ये चीज वापस आ रही है। प्रूव करके यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने कि सी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के, मतलब प्लेट्स की मैं साइज को इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस की कम हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू को डिफाइन कर दूं इस फॉर्मूले में, तो थोड़ा सा फॉर्मूला और हमारे पास स्पेसिफिक बन जाता है। तो अगर मैं के की वैल्यू की जगह एयर और वैक्यूम की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 1 होती है। बट अप्रोक्सली अगर बात करूं तो एयर की वो होती है 1.0006, मतलब कि अप्रोक्स में मान सकता हूं कि वो वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारे पास क्या निकल आया? कैपेसिटेंस निकल आया एक कैपेसिटर का। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। और यूनिट फेराड, यूनिट हमारे पास क्या है इसकी? फेराड, जो कि हमें क्या बताता है कि हमारा कैपेसिटेंस किस चीज में मेजर हो रहा है। तो फेराड वैल्यू हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि हमारा कैपेसिटेंस फेराड में मेजर होता है, तो फेराड हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जहां तक चीजों को समझा रहा हूं उसको एकदम प्रॉपरली रिवाइज करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कंटिन्यू रखा है मैंने सारी कंटेंट को, तो कंटेंट मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि मैं एक एक चीजों को लाइन वाइज समझा रहा हूं, तो अपने चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।